Jai, my dear student, how are you? I hope you are well and healthy. आज हम लोग बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चों का बड़ा डिमांड था, बच्चे कह रहे थे कि सर मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएं, तो वही आज डिस्कस करने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने सब एनालिसिस करने के बाद में खुद मैंने इसको सेट किया और इसका लैंग्वेज सेट किया, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में स्टडी करने के बाद में फिर मैंने एक अच्छा सा कंटेंट तैयार किया जो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है और कोई भी वनडे एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ब्रेन से अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आप लोग पैसेंसफुली इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। आप देख रहे हो ह्यूमन ब्रेन के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए कुछ देखेंगे यहां पे। कभी भी हार ना मानो, क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। इसलिए व्यक्ति को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आपको लास्ट तक, अंतिम समय तक, मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम कल है या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कल है, तो मतलब आज शाम तक जितना मेहनत से पहले आप पढ़ते थे उतना मेहनत से, शिद्दत से पढ़ें, उसको गिव अप ना करें कि अब आ गया एग्जाम, आप होपलेस होकर के डर के कारण से या किसी प्रकार से आप छोड़ दें। नहीं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जिस तरह से आप मेहनत कर रहे थे उसी तरह से आप मेहनत करें और अपने डेफिनेटली आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। हो सकता है कि वो अगला काम जो आज आपने मेहनत किया, हो सकता है कि वही आपके लिए सक्सेस हो, दोबारा आप प्रयास करो। समझ पा रहे बात मेरी? तो वही मैंने ये मुझे थोड़ा लाइन अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा कि इस चीज को मैं यहाँ पे बोलूंगा। कभी भी हार ना मानो, क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। इसलिए आपको कोशिश करना है, हर बार कोशिश करना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जितना आप प्रयास कर सकते हो, जितना आप एफर्ट लगा सकते हो, आप पूरा लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं हमारा जो लेक्चर है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। परंतु हम उसको समझने से पहले कुछ मैं बता दूं कि एक्चुअली मानव मस्तिष्क किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो पहले नंबर मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। तो पहले नंबर आप तंत्र का मतलब समझ लेते हैं कि तंत्र का मतलब क्या होता है। तो तंत्र का मतलब होता है कि कोई भी एक ग्रुप में स्पेशलाइज, मतलब ग्रुप में उसका हर ग्रुप में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग स्पेशलाइज वर्क है, परंतु वो ग्रुप में मिल करके एक सिस्टम निर्माण करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तंत्र का मतलब होता है कोई भी फंक्शंस करने, कोई नहीं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ग्रुप में ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्र वर्ड तंत्र का मतलब आप ये ऐसे मान लो कि ये ग्रुप से रिलेट कर लो इसको, कि इसमें अगर ये तंत्र की बात कर रही है तो इसमें ग्रुप्स होंगे, कई ग्रुप्स होंगे, तब जाकर के ये कंप्लीट करेंगे। और अब तंत्रिका की बात हो रही है तो आपको पता ही होगा तंत्रिका का मतलब नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस की बात हो रही है, न्यूरॉन की बात हो रही है आपके बॉडी में। किस प्रकार से आप किसी भी चीज को, किस प्रकार से आपकी बॉडी में कंट्रोल्स होती है, उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी में यानी मनुष्य की बॉडी में 3 प्रकार के यानी 3 भागों में नर्वस सिस्टम को बांटा गया है। मनुष्य के बॉडी में जितने भी नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं केंद्रीय क्रेनियल नर्वस सिस्टम होता है, यहां पे देखेंगे आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहो या क्रेनियल नर्वस सिस्टम कहो। परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, समझ पा रहे हो आप लोग बात? परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र मनुष्य में पाए जाते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है, इसको कंप्लीटली पढ़ने के लिए आपको 4 से 6 लेक्चर देना पड़ेगा, तो मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा। परंतु जो स्पेशलाइज्ड है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उस चीज को पहले मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत क्या ब्रेन के बारे में डिटेल नॉलेज देंगे, ब्रेन के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में और स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र के बारे में सिर्फ इसकी आउटलाइन जो समरी है केवल उसी को स्टडी करेंगे। समझ पा रहे बात मेरी? क्योंकि ये सब बहुत ब्रॉड है, इनका नाम या हर चीज का इसको आपको याद करना पड़ेगा। और केंद्रीय हम लोगों का जो मेन टॉपिक्स रहेगा इस यहां पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, समझ पा रहे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब एक्चुअली देख रहे हैं आप कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आप देख रहे हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें हम कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन से आते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। ब्रेन, कौन आते हैं? ब्रेन आते हैं और आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। समझ में आ रहा बात? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं और हमें पढ़ना क्या है? ब्रेन के बारे में अच्छे से डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ना है। आई होप आप लोगों को आउटलाइन आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन। तो ब्रेन एक्चुअली है क्या चीज? तो आप ये मान सकते हो कि ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का कंप्यूटर होता है, यानी हमारे बॉडी का ये कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर में ये समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वही पोर्शन ब्रेन है। समझ पा रहे बात? ब्रेन हमारी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी पे नियंत्रण रखता है। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको पता है कि ब्रेन जो होता है मस्तिष्क हमारी मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क, तो मस्तिष्क कहां पे है? तो आपको ये मस्तिष्क नहीं है, आपका मस्तिष्क इसके अंदर है। समझ पा रहे बात? तो ये भाई क्या है? तो इस बोन को जिसके अंदर मस्तिष्क बंद होता है उसे क्रेनियम बोन कहते हैं। कौन से बोन कहते हैं? क्रेनियम बोन कहते हैं। और वो क्रेनियम बोन जो होता है वो 8 बोन्स के मिल करके बनता है। 8 बोन्स को मिला दो तो क्या बन जाता है? आपका क्रेनियम बोन बन जाता है। और जो 8 बोन्स होते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट के थ्रू जुड़ते हैं, फिर जाकर के उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोन्स। मैं सभी आप चीजों को बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा मैं यहां पे, परंतु आपको पता है पहले एक चीज और बात कर लिया जाए कि जो बोन्स में सेल पाए जाते हैं। ब्रेन में आपको पता है कि ब्रेन यानी मस्तिष्क किस प्रकार के सेल की बनी होती है? तो आपको पता है न्यूरॉन सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? न्यूरॉन सेल की बनी होती है। और न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं करती है। न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं करती है।
क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसके पास में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम यानी सेंट्रोसोम एक बड़ा मतलब टर्म हो गया। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स होता है जो जो जिसका मतलब डिवीजन में मेन रोल होता है। तो आप ऐसे भी याद रख लो कि सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं, तभी ये करेक्ट है, ये स्पेशलाइज्ड हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग बात? तो ब्रेन में मान लीजिए ब्रेन में हमारी तो कई न्यूरॉन सेल की बनी है, तो वो डिविजन्स नहीं करती है। समझ पा रहे बात? और आपको ये पता है कि ब्रेन जो होती है वो मेनिनजॉइड्स नाम की थैली से कवर होती है। समझ पा रहे बात? इसके भी थ्री लेयर्स होते हैं। मैं इन सब चीजों को मैं एलोबोरेट करूंगा, परेशान मत होइए आप लोग। परंतु जो ब्रेन होता है वो मेनिनजॉइड्स नाम की थैली से क्या होता है? कवर होता है। और कवर क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर क्या कवर हुआ है? ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है? तो मेनिनजॉइड्स नाम की थैली। उसके बाद में क्या पाया जाता है? बोन्स पाया जाता है। अगर मेनिनजॉइड्स थैली ना रहे तो हो सकता है कि ब्रेन मतलब बोन से टकराने ना पाए, जिससे ब्रेन डैमेज ना हो पाए। समझ पा रहे बात? अगर इसीलिए देखो, इसीलिए आप माइंड में रखिएगा, आपको हेलमेट लगाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। पुलिस या प्रशासन इसीलिए कहता है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी ब्रेन है, हमारी मस्तिष्क है, वो न्यूरॉन सेल की बनी है, और न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं करती है। अगर वहां पे किसी प्रकार की कोई डैमेज हो गया है तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। समझ पा रहे बात? ये नहीं है कि वो मान लीजिए डिस्ट्रॉय हो गया किसी प्रकार से तो वो डिवाइड करके फिर रिकवर कर लेगी, ऐसी तो होती नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पुलिस और जो प्रशासन होते हैं वो हमेशा यही बार बार लोगों से कहते रहते हैं कि भाई साहब आप हेलमेट लगाओ। तो आप लोग भी हेलमेट लगाना ना भूलें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो न्यूरॉन सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती हैं, और ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। अगर मान लो सपोज दैट ये जो क्रेनियम बोन्स होती है, अगर आपको कोई लाठी मार दे रहा है तो क्रेनियम बोन पे अगर चोट लगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रेनियम बोन से अंदर चोट चला गया, यानी मेनिनजॉइड्स नाम की, मेनिन से बोलते हैं उसको, मेनिन, मैं स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूं, मेनिंजेस। इसके भी कई लेयर्स होते हैं, मैं इसको बताऊंगा। अगर मान लीजिए इस लेयर तक चोट का असर हो गया मेनिंजेस पे, चाहे आप मेनिंजेस बोलो या मेनिनजॉइड्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अगर इस तक चोट आ गया, चोट का असर आ गया, तो एक बीमारी हो जाती है ब्रेन में जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। वो डिजीज लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा, जब डिजीज में हम लोग पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आया? तो क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि न्यूरॉन सेल की बनी होती है ब्रेन, और न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता है सर जी? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। परंतु क्या ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है? और आपको पता है कैंसर, ट्यूमर कैंसर वो तो फर्स्ट स्टेज होता है, स्टार्टिंग स्टेज होता है। परंतु कैंसर, मैं कैंसर कहो या ट्यूमर कहो एक ही बात है, कैंसर मतलब लास्ट स्टेज होता है, उसमें व्यक्ति बचता नहीं है, और वैसे ट्यूमर में ही नहीं बचता है। परंतु ब्रेन ट्यूमर, कैंसर किसको बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। यानी जब सेल ज्यादा मात्रा में डिवाइड कर ले तो ये कैंसर होता है। मैं उधर कह रहा हूं कि न्यूरॉन डिवाइड भी नहीं कर रहा है, और उधर कह रहा हूं कि ब्रेन ट्यूमर भी होता है। हाउ इज पॉसिबल? ये संभव कैसे जी? तो याद रखना 90% तक आपका न्यूरॉन, ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। परंतु जो 10% होते हैं उसमें ग्लियल सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? ग्लियल सेल पाई जाती है, और इनके पास में सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम
या सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इनके पास में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं और यही अनकंट्रोल यही डिवाइड करके ब्रेन ट्यूमर काज कर देते हैं, ब्रेन ट्यूमर काज कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वैसे ब्रेन में जरा सा भी डिसबैलेंस होगा तभी वो डेथ काज करेगा डेफिनेटली, लेकिन ब्रेन ट्यूमर इतना मतलब कैंसर तो होने की जाने दीजिए, ट्यूमर फर्स्ट स्टेज में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यही रीजंस होते हैं कि गिलियल सेल पाई जाती है उसमें। कौन सी सेल पाई जाती है? गिलियल सेल पाई जाती है, जिसके कारण से जिसके इनमें सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं तो ये डिवाइड करते हैं और यही जब ज्यादा डिवाइड करने लगते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, यही कैंसर काज कर देते हैं, ट्यूमर काज कर देते हैं। आई होप ये बात आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, बड़ा आसान भाषा में मैंने लिखा है क्लास 10 के बच्चों के लिए, और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आउटलाइन समरी भी दूंगा, परेशान मत होइएगा, जिससे आप लोग भूलोगे नहीं कभी। देखिए यहां पे लिखा है क्रेनियम बोन्स में बंद स्पाइनल कॉर्ड का अगला चौड़ा भाग ब्रेन होता है। मतलब क्या है, ये क्रेनियम बोन में तो बंद होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मस्तिष्क कहां पाया जाता है तो वैसे नहीं कि खोपड़ी में पाया जाता है, ठीक है बता दोगे खोपड़ी में पाया जाता है, वो तो सबको पता है, परंतु आपको बताने का एक वे होना चाहिए ना कि आप किस प्रकार से उसको बता रहे हो। तो आप बताओगे कि क्रेनियम बोन में बंद होता है और स्पाइनल कॉर्ड के जो अगला चौड़ा भाग होता है वही ब्रेन होता है। वही क्या होता है? ब्रेन होता है। आगे जो स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों का यही है, स्पाइनल कॉर्ड यहां से लेकर के यहां तक पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गया हुआ रहता है। तो सारे बात तो उसके आगे का जो भाग होता है चौड़ा वाला भाग, स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे अंदर से अभी आपको फिगर के द्वारा समझाएंगे, दिखाएंगे, तो उसे बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, वो ब्रेन होता है। दूसरा लिखा है यहां पे आप देखो, क्रेनियम बोन 8 बोन्स से मिल करके बना होता है। मैंने आपको बताया था कितने बोन से मिल करके बना होता है? 8 बोन से बना होता है। ठीक, टेम्पोरल और ये पैराइटल दो होते हैं, बाकी सब एक होते हैं, अभी सब आपको पता चलेगा। और जो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है ये बड़ा मजबूत होता है, रेशेदार आप बोल सकते हो, रेशेदार जोड़, इसको रेशेदार जोड़ बोलते हो। आप कौन से जोड़ बोलते हो? रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़ से ये जुड़ा होता है जो कि बहुत मजबूत होता है। आपको पता, यहां पे देखिए मैंने वही चीज लिखा है, मेनिन्स या मेनिन्जॉइड्स बोलते हो। ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है। कितने मेम्ब्रेन से कवर होता है? ड्यूरामेटर, अरेकनॉइड और पायामेटर। ये 3 लेयर्स होते हैं जिनकी थ्रू ब्रेन कवर होता है। जिनकी थ्रू क्या होता है? ब्रेन कवर होता है। ये सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर होता है, ये मिड लेयर होता है और ये इनर लेयर होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। इन तीनों को मिलाकर के मेनिन्जॉइड्स या मेनिंजस बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर के मेनिन्जॉइड्स या मेनिंजस बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों, ये देखो, इन 3 मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को कि नहीं आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मैं एक एक शब्द आपको जो मैं बता रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पे मैं फिगर के द्वारा आपको दिखा दूं, देखिएगा फिगर के द्वारा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो, एक ये जो आपका यहां पे पाया जाता है, यहां पे ये वाली बोन्स जो है इसको बोलते हैं फ्रंटल, यानी फर्स्ट एक पाई जाती है स्फिनोइड, ये भी एक पाई जाती है। यहां पे देखिए इस साइड में जो बोन्स पाए जाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, फिगर के द्वारा देखेंगे आप। एथमोइड, ये भी एक पाया जाता है। और पेराइटल, यहां पे देखिए, हाँ पेराइटल मैंने बोला, टेम्पोरल बोला है। यहां पे देखो दो ये 2 पाए जाते हैं, तो 2 4 और एक ओसिपिटल हो गया।
4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और 7 1 8। ये 8 क्रेनियल बोन्स मिल करके क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रेनियम। इन यहां से लेकर के इन सभी को मिला दिया जाए तो इन्हें कहा जाता है क्रेनियम बोन। ठीक है ना? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बात? तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नाम याद कर सकते हो तो नाम भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं याद होगा तब भी ठीक है। अब हम लोग मस्तिष्क के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जहां से मेजर क्वेश्चन आपके कंपिटिटिव एग्जाम में भी आए हैं और आते भी हैं और आते रहेंगे, और क्लास 10 के बच्चों के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मस्तिष्क के निम्न भाग होते हैं। मस्तिष्क के निम्न भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है। ठीक है, आप देख रहे हो, एक होता है अग्र मस्तिष्क जो आगे पाया जाता है, और एक होता है मध्य मस्तिष्क। आप जब इसको खोद करके देखोगे खोपड़ी को अंदर से तो मतलब मध्य मस्तिष्क आएगा, और एक होता है पश्च या अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं। आप इंग्लिश में देखेंगे तो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क को बोलेंगे, मिड ब्रेन, और इसको हैंड ब्रेन बोलते हैं, हैंड ब्रेन, और सेरिबेलम भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बेहद आसान भाषा में मैंने इसको लिखा है, और आप आई थिंक, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? अब आते हैं, देखिए ब्रेन का, देखिए आप, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का लगभग 2/3 भाग बनाता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये ब्रेन का 2/3 भाग बनाता है, यानी 2/3 भाग यही घेरे रहता है। यह मुख्य रूप से सोचने वाला भाग होता है। यह मुख्य रूप से सोचने वाला भाग होता है। समझ में आ रहा बात आप लोगों को? अग्र मस्तिष्क में ही सोचने की जो क्षमता होती है, स्मृति होती है, याद करने की क्षमता होती है, पुराने यादों को भी याद करने की क्षमता इसी के अंदर होती है। आपकी माइंड आईक्यू लेवल भी ये डिटरमाइन करता है। आप अगर सेरिबेलम, अभी बताएंगे सेरिबेलम, आप ये देखिए, आप इसी का टाइप्स है ना, अगर ये क्लियर है तो क्लियर इन द सेंस मजबूत है, ज्यादा एक्टिव है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक्टिव ही रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ पा रहे हो बात? बहुत लोगों में कम रहता है, अपने घर के लोग नहीं पहचान पाते हैं। समझ में आ रहा बात? ये सब चीजें को डिटरमाइन करता है, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। इसके 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक पहले आप देखेंगे, ये होता है सेरिब्रम। क्या होता है? पहला सेरिब्रम, दूसरा आपका होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन आपका दूसरा भाग है, और पहला भाग है आपका सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो होता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सेरिब्रम जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सबसे ज्यादा बड़ा भाग होता है। यानी सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आपका सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। देखिए, इसका हिंदी और इंग्लिश यही रहेगा, आप इसको इसी तरह से याद करेंगे जिस तरह से मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है ना? दूसरा आता है डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इसे भी बांटा गया है। एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये डायनसेफेलॉन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? अब चलते हैं, इसको बोलते हैं प्रामस्तिष्क। डायनसेफेलॉन, सॉरी, सेरिब्रम, या सेरिब्रम ही याद रखो, या प्रामस्तिष्क आप बोल सकते हो उसे। ठीक है ना? ये देखेंगे 2 गोलार्धों का बना होता है। 2 गोलार्ध का मतलब आपको समझ में आया? यानी ये जो बहुत बड़ा भाग होता है, और ये आधा इस साइड से और आधा इस साइड से, आप देखेंगे किसी फिगर में तो आपको इस साइड से इधर दिखाई देगा और इस साइड से इधर दिखाई देगा, दोनों ऐसे जुड़े होते हैं, वो सेरिब्रम होते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 गोलार्धों का बना होता है। सेरिब्रम को अर्ध गोलार्ध होता है। सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध होता है। यह क्योंकि 2 बने होते हैं तो अर्ध गोलार्ध होता है।
अर्धगोलार्ध ही मिलकर के दो गोलार्ध का फॉर्मेशन करेंगे। तो सारे बात, यह मनुष्य की चेतना सिखाना, स्मृति, तर्क शक्ति, बुद्धि का केंद्र होता है। सेरिब्रम जिसका बहुत एक्टिव है, बहुत तेज है, ठीक है ना, उसमें बुद्धि बहुत तेज होगा, उसमें इस स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, उसमें तर्क शक्ति बहुत तेज होगी। सारे बात मेरी यहां पे साफ साफ चेतना का मतलब उसके अंदर स्मृति या बुद्धि ये सब बहुत तेज होंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने लोगों को ही नहीं पहचान पाते हैं। कुछ लोग हैं इतना वीक होता है उनका सेरिब्रम, उन्हें लगता है कि अच्छा उनके सामने आ रहे हैं, अच्छा ये कौन है, अच्छा ये तो मम्मी है मेरी, पापा है मेरे। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनके पापा और मम्मी को भी आए। तो ये सब चीजें आप ध्यान देंगे, यह मस्तिष्क के अन्य भागों का नियंत्रण रखता है। ये कुछ ऐसे भाग हैं जो मस्तिष्क के अन्य भागों का नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए आप, अब डायनसेफेलॉन के बारे में बात करते हैं। डायनसेफेलॉन क्या काम करता है, याद रखना यहां पे ये चीजें आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि सोचने की जो क्षमता होती है, सीखने की जो लालसा होती है, ललक होती है, कोई चीज ललक होता है सीखने का, जैसे आप लोग सीख रहे हो, ये आपके अंदर ललक है, इंटरेस्ट मतलब है आपका उत्सुकता। ये सब कौन जनरेट करता है, ये जनरेट करता है आपका सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। तो सारे बात यही कंट्रोल करता है इसको। अगर सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि सेरिब्रम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम काम ना करे तो सब कुछ तहस नहस। तहस नहस मतलब समझ पा रहे हो आप। अब आते हैं हम लोग देखते हैं डायनसेफेलॉन के बारे में बात करते हैं। अब जो डायनसेफेलॉन होता है, इस भाग से पीनियल काय तथा पिट्यूटरी ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं। अब याद रखना, जो डायनसेफेलॉन होता है इससे पीनियल काय, पीनियल ग्लैंड्स जो होती हैं उसकी फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। वैसे 4 पीनियल होते हैं, पीछे आपके पाए जाते हैं पीनियल ग्लैंड्स, इस साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी पीनियल काय कहने का मतलब है तथा पिट्यूटरी ग्लैंड्स इससे जुड़े होते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं। सोच पा रहे बात। पहला कौन सा, थैलमस। अब थैलमस क्या है मैं बताऊं, इसका कार्य क्या है कि ये बाहरी इन्वायरमेंट का बोध कराता है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर ठंडा है, गर्म है, समझ पा रहे बात। बाहर आपको कोई भी चीज आप अनुभव कर पा रहे हो तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका थैलमस कंट्रोल कर रहा है। इसका कार्य होता है कि ये बाहरी इन्वायरमेंट का बोध करा। जैसे आप दर्द हो रहा है तब भी आपको ठंड लग रहा है, गर्म लग रहा है, इसको पहचानने का कार्य करता है आपका थैलमस। तो समझ में आया आपका थैलमस का क्या कार्य है, समझ में आ रहा है बात। थैलमस बाहरी इन्वायरमेंट का बोध कराता है। थैलमस बाहरी इन्वायरमेंट का बोध कराता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका हाइपोथैलेमस है, जो आपका हाइपोथैलेमस है बेटा, वो आंतरिक इन्वायरमेंट का बोध कराता है। अब आंतरिक इन्वायरमेंट का क्या सर जी, हाइपोथैलेमस बड़ा खतरनाक होता है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। हाइपोथैलेमस ही तुम्हें सोना बाबू कराने पे मजबूर करता है। तो सारे बात जो तुम सोना बाबू करते रहते हो फोन ला करके, वो आपका यही कंट्रोल करता है। यानी प्यार, लव को नियंत्रित कौन करता है, लव का फीलिंग्स कौन जगाता है, हाइपोथैलेमस। कोई गर्ल्स अगर जाए बगल में, चक 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 करने लगते हैं, वो कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। लाल पीला अगर देख रहे हो, कोई जा रहा है, तुरंत उसको आप देखोगे, बड़े अच्छे से देखोगे,
समझ पा रहे बात? तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को, क्योंकि वो एक्टिव है ज्यादा। दूसरी बात, ये किसका बोध करा रहा है? प्यार का, घृणा का, भूख का, प्यास का, इन सभी का कंट्रोल कौन करता है? ताप का केंद्र, यानी आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी यही कंट्रोल करता है। सोच पा रहे बात? तो हाइपोथैलेमस बहुत खतरनाक होता है, इसी के कारण सब कुछ होता है। सोच पा रहे बात? जिसका हाइपोथैलेमस एक्टिव इसीलिए, सुनो एक चीज और जान लो, ये मेल में ज्यादा एक्टिव होता है, फीमेल के अपेक्षा मेल में ज्यादा एक्टिव हाइपोथैलेमस होता है। इसीलिए मेल ज्यादा चक 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 करते रहते हैं। कोई 2-4 लड़कियां गई, घूम फिर के 50 बार उसको देखेंगे। और लड़कियों में यह कम डेवलप, मतलब डेवलप इन द सेंस कम एक्टिव होता है। बगल से अगर कोई ऋतिक रोशन चले जाए हैंडसम, तो लड़कियां अपना मान लीजिए कोई काम कर रही है तो वो करती रहेंगी, उन्हें देखेंगे नहीं पलट के। तो उनमें लेस एक्टिव होता है आपका हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे हो जाता है? हाइपर एक्टिव कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड आपका नाम सुने होंगे, समझ पा रहे बात आप? यानी उत्तेजित भोजन करने से, लहसुन प्याज, समझा रहा बात? इस प्रकार के उत्तेजित भोजन करने से आपका हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव मतलब क्या होता है? मतलब बहुत एक्टिव हो जाता है। और जब बहुत एक्टिव होगा तो यही सब चीज करेगा, घूम फिर के प्यार मोहब्बत इधर उधर लाल पीला देखेगा। समझ पा रहे बात? इसीलिए जो सन्यासी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो लहसुन प्याज ऐसे भोजन, यानी उत्तेजित भोजन को, जो सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ा दे, ऐसे भोजन को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई वो करेंगे तो हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिव, और जब हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिव हुआ तो वो भी लाल पीला करेंगे, और बाबा राम रहीम के जैसा। तो पारे बात कंडीशन हो जाएगा, आसाराम बापू के जैसा, यही सब कंडीशंस होते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये प्यार, घृणा, भूख, प्यास तथा ताप का केंद्र, यानी इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इवन देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के मेटाबॉलिज्म का भी नियंत्रण करता है, इनको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस आपका। इसलिए हाइपोथैलेमस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खतरनाक भी है। ये फांसी तक भी पहुंचा देगा। इस चीज से आप लोग अलर्ट रहिएगा। थोड़ा कम करो। आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो वास्तव में लहसुन प्याज कम खाना चाहिए, क्योंकि आप भी एक प्रकार के सन्यासी ही हो। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के भी 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। देखेंगे इसके भी 2 भाग होते हैं, 2 भागों का बना होता है, जिसको आप बोलते हो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये इसका पहला फर्स्ट भाग, और उसके बाद में सेरिब्रम पिडेंटल, ये आपका सेकंड पार्ट्स हो गया आपके मिड ब्रेन का। आपके मिड ब्रेन का सेकंड पार्ट्स हो गया। अब कार्पोरा क्या काम करता है? ये देखने का काम करता है, यानी कोई भी चीज देखते हो तो ये कौन उसको कंट्रोल करेगा? देखने को आपका कार्पोरा करेगा। आप सुनते हो वो भी कार्पोरा ही करेगा। क्योंकि इसके यानी इंफॉर्मेशन को ये तो सेरिब्रम तक पहुंचाता है। आप देखिए कार्पोरा ने देखा मतलब वो कोई आंख, आपकी आंख ने देखा, वो कार्पोरा को इंफॉर्मेशन दिया।
अब आप कारपोरा ये तो नहीं अनुभव करा सकता है ना कि हाँ मैं ये कैसी है कैसी नहीं, तो इसको अनुभव कराने के लिए ये किसको इंफॉर्मेशन मतलब सेंड कर देगा, ये सेरिब्रम को सेंड कर देगा, क्योंकि उसके पास में स्मृति और मतलब ऐसी शक्ति है कि वो याद करने की क्षमता और बुद्धि की क्षमता ये सब वही डिटरमाइन करता है। समझ पा रहे बात, जो आपको मैंने पहले ही बताया है, स्मरण शक्ति वही रखता है, तो वो डिसाइड करेगा अच्छा ये है, ये तो अपनी ही है। समझ पा रहे बात, इस तरह से। तो कारपोरा क्या काम करता है, देखता है, देखने और सुनने का केंद्र है ये। अगर कोई चीज देखते हो या सुनते हो आप, तो वो कारपोरा पे जाता है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को कारपोरा उठा करके कहां भेज देगा, सेरिब्रम के पास में पहुंचा देगा। याद रखना, यहां पे देखिए नेत्र तंत्रिकाएं यानी आई न्यूरॉन निकल करके जो होती हैं, निकल करके आंख तक गई होती हैं। कहां तक गई होती हैं, आंख तक गई होती हैं। कारपोरा से आई न्यूरॉन निकल करके कहां तक गई होती हैं, आंख तक गई होती हैं, और वो कारपोरा तक, इसीलिए वो कारपोरा को इंफॉर्मेशन मिलता है। समझ पा रहे बात, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। आपका दूसरा जो इसका मिड ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो है सेरिब्रम पिडुनकल, यानी ये ब्रेन को, याद रखना, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। जो आपका ब्रेन है, मान लीजिए यहाँ ब्रेन है, तो यहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो इनके बीच में जो भाई ज्वाइंट चाहिए ना स्पाइनल, क्योंकि आप पता है ब्रेन आपका कंप्यूटर मान लीजिए है, तो सेकंड ब्रेन हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड माना जाता है। तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो आपका सेरिब्रम पिडुनकल करता है। समझ में आया बात, ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है जिसे रिलेटेड बहुत आसान भाषा में ये चीजें मैंने लिखा है। आई होप आप सभी लोगों को हर चीज एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क, इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगोटा, ठीक है ना। यानी आप मेडुला भी बोलोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगोटा होता है। अब ये देखिए सेरिबेलम जो होता है ये क्या काम करता है, ये बॉडी बैलेंस करने का काम करता है। क्या काम करता है, बॉडी बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। आप या कोई कभी देखे होंगे, बारात में गए हो कि नहीं गए हो, बोलो बारात में गए हो ना, और बारात में गए होंगे तो आप वहां पे नागिन डांस करते हुए लोगों को देखा होगा। नागिन डांस का मतलब पीने के बाद में, ड्रिंकिंग के बाद में करते कि नहीं करते हैं नागिन डांस, इधर उधर पीने के बाद में। आप रोड पे भी बहुत देखते होंगे। तो जो व्यक्ति वाइन लेता है, अल्कोहल ले लेता है, समझ पा रहे बात, उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। अब जब सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा तो आपकी बॉडी का बैलेंस कौन कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, वो सेरिबेलम ही कर रहा था। इसीलिए बॉडी बैलेंस वो बना नहीं पाता वो व्यक्ति, और इधर उधर चलने लगता है। समझ पा रहे बात, तो इस चीज को भी याद रखना, सेरिबेलम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आप दौड़ते हो और अचक्के आप रुक जाते हो, ये भी आपका सेरिबेलम ही काम करता है। अगर सेरिबेलम काम नहीं करेगा तो दौड़ने के बाद में मुड़कुल जाओगे। मुड़कुल का मतलब है मुंह के बल गिर जाओगे। समझ पा रहे बात, तो ये होता है सेरिबेलम का फंक्शन। अब मेडुला क्या काम करता है, ये ब्रेन का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है, ये ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है जो पाया जाता है। मेडुला आपको पता है यहां पे पाया जाता है, और ये कहा जाता है कि मेडुला बहुत सेंसिटिव होता है, इस पे अगर चोट लग जाए तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। लगभग सभी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लगभग जितने भी प्रकार के मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका मेडुला कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म सर जी क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय, मतलब
मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे आप। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, और आपका एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि किसी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या, कोई भी चीज, जब कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स है और उसको अगर आप तोड़ते हो, छोटे में सरल में तोड़ते हो, तो तोड़ने की क्रिया को, यानी जब किसी चीज को तोड़ा जाता है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, और जब किसी चीज को जोड़ा जाता है तो उसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। आप ध्यान देंगे यहां पे, जैसे मान लो 20 अमाइनो एसिड्स है, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, उन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आपस में मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, तो ये प्रोसेस हो गया आपका एनाबॉलिज्म। वो मिलकर क्योंकि जुड़ रही हैं, और उसी का अपोजिट समझो कि आपने भोजन किया, आपने भोजन किया और भोजन का डाइजेशन आपका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, यानी भोजन को क्या, जटिल पदार्थ से सिंपल पदार्थ में आप उसको तोड़ रहे हो, तो सारे बात मेरी, तो ये कैटाबॉलिज्म। तो उसी प्रकार के, इस प्रकार के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला कंट्रोल करता है। ये त्रिभुजाकार होता है और सबसे पीछे का भाग सबसे पीछे पाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, ये जो सेरिबेलम होता है आपका, बेटा बड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले आपको फर्स्ट, सबसे ब्रेन में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फर्स्ट। तो फर्स्ट अगर होगा तो सेरिब्रम, क्या होगा बेटा? सेरिब्रम। ठीक। अगर आप सेकंड पूछूं मैं कि सेकंड सबसे लार्जेस्ट ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, तो आप बोलोगे सेरिबेलम। ये भी थोड़ा एक माइंड में याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं, एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको एक चीज और बता दूं कि जो हम लोगों का मस्तिष्क है, इससे 12 पियर्स, कितने? 12 पियर्स नर्व निकलते हैं, इन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। कितने पियर्स नर्व निकलते हैं? क्रेनियल नर्व 12 पियर्स, यानी 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। हमारे ब्रेन से कितनी नसें निकलती हैं? 12 जोड़ी, और वो 12 के 12 जोड़ी पूरे बॉडी को कंट्रोल करती हैं। समझ पा रहे बात? अब ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मिस हो गया था तो इसको मैंने नहीं लिखा। अब आइए लास्ट में हम लोग चलते हैं। अब ये था ब्रेन के बारे में। आपको पता है कि ब्रेन काम क्या करता है? ब्रेन काम क्या करता है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स पहले ये समझ लें, 3 पार्ट्स। एक बार के लिए मैं समरी वैसे बता रहा हूं। आपका अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स मैंने आपको बताया। मैंने बोला सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता है? ये स्मृति को, आपके लालसा को, आपके सीखने की लालसा को, आपके तर्क शक्ति को, बुद्धि का केंद्र होता है। ये सब चीजें यही कंट्रोल करता है, और ये सबसे बड़ा ब्रेन का भाग होता है। मैंने सेकंड बताया डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो होता है आपका, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है वो बाहरी इन्वायरमेंट का बोध कराता है, जबकि हाइपोथैलेमस होता है वो आपका आंतरिक इन्वायरमेंट का बोध कराता है। जैसे लव, घृणा, भूख, प्यास, ये सभी का बोध कौन कराता है? आपका हाइपोथैलेमस कराता है। हरा पीला जो अब मैंने बताया है गर्ल्स को रिलेट करके, वो भी याद रखना आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका आता है, आपका कौन सा ब्रेन आएगा? मिड ब्रेन आएगा। आपको पता है मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखाया है, आप देखेंगे बड़ा आसान भाषा में लिखाया है। यहाँ पे देखो कार्पोरा बोला है, मैंने लिखाया है क्या? कार्पोरा। और आपका सेरिब्रम पिडेंटल, ये आपके मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। मैंने बताया कार्पोरा का क्या काम होता है कि कोई भी चीज देखे तो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा, उस फिगर को कैप्चर करेगा और उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा सेरिब्रम तक, जो आपका मतलब जो आपका याददाश्त और जो आपके पढ़ने और लिखने की बुद्धि को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम वहां तक पहुंचाएगा। ठीक। फिर उसके बाद में मैंने बताया सेरिब्रम पिडेंटल जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, ये मैंने बताया। फिर और
आपका पश्च मस्तिष्क के बारे में मैंने बताया कि ये इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगोटा। ये मैंने बताया कि ये बॉडी बैलेंस करता है। सेरिबेलम जो होता है वाइन की लेने पे यही काम करना बंद कर देता है, और मेडुला ऑब्लांगोटा जो होता है ये ब्रेन का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है, जो कि सभी प्रकार के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये सब चीजें आपके ब्रेन के बारे में थी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। थोड़ा बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आइए बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। देखिए, जो बेटा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन होता है। जब हमारा मस्तिष्क किसी कार्य में व्यस्त होता है, महबूबा के याद में व्यस्त होता है, तो ये पूरे बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर कर देता है। तो सारे बात, कितने लोग महबूबा के प्यार में व्यस्त रहते हो? आप लोग रहते हो? अगर रहते हो तो ठीक है, नहीं रहते हो तो और ठीक है, इसको मत भूलिएगा। स्पाइनल कॉर्ड यानी आपका, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय पे आपका ब्रेन बिजी है, तो अब आपकी बॉडी किसके ऊपर, मतलब बॉडी बैलेंस या बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन एक्टिवेट हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व निकली होती है। वहां पे ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकली थी? 12 पेयर्स, और यहां से 31 पेयर्स। अब 31 है तो 62 नसें, जब ब्रेन एक्टिव रहता है तो 62 नसें हाइपर एक्टिव रहती, पूरी तरह से चौकन्नी रहती हैं। और मान लो आपका ब्रेन व्यस्त है और कोई भी आप पढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड पीछे से आए और ऐसा कर दे तो आप तुरंत चौंक जाओगे। आपकी मतलब वो नसें एक्टिवेट हो जाएगी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ये नसें एक्टिवेट हो जाएगी और तुरंत आप मतलब चौंक जाओगे, ऐसा लगेगा कि क्या हो गया। तो सारे बात फिर ये इंफॉर्मेशन तुरंत ब्रेन को मिल जाएगा, तो ब्रेन कहेगा अच्छा मैं कंट्रोल कर रहा हूं अब। तो सारे बात, तो इसीलिए आप चौंकते हो क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना, और स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होता है, इसलिए आप चौंकते हो, ठीक है। अगर ब्रेन कंट्रोल करेगा तो ब्रेन के पास में हर चीज आइडिया है, वो सब चीज बैलेंस करने की क्षमता रखता है। समझ पा रहे बात? देखिए, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र होता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता चलना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपका आंखों का, आपके अबे आंख में, मान लीजिए मैं ऐसे आपके आंख के पास में ले जाऊं तो आपकी आंख की जो पलक है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। उसको आप, ये नहीं है कि कोई जरूरत पड़ेगा, कोई इंफॉर्मेशन दोगे या आप सोच पा रहे बात, तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। अगर आपको मैं कोई किसी भी चीज पे, जैसे गर्म चीज पे आपका हाथ रख दूं तो आपका हाथ बिना टाइम लिए वो ऑटोमेटिकली वहां से हटा लोगे आप। यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इन रिफ्लेक्स यानी जो आप चाह करके भी हो गए, वही रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बिना चाहे भी आप उसको करना ही पड़ेगा। यह मस्तिष्क को जाने तथा आने प्रेरणा के लिए, जाने तथा आने वाले प्रेरणा के लिए मार्ग प्रदान करती है। ये मस्तिष्क तक आने तथा जाने की प्रेरणा जो होती है, प्रेरणा समझ रहे हो बात ना, उसी प्रेरणा की बात कर रहा हूं कि प्रेरणा होती है, उसको आने और जाने के लिए ये रास्ता देता है। कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड देता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। और आप देखेंगे यहां पे परिधि। अब देखिए, मैंने ये था आपका, अभी तक मैंने पढ़ा क्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में।
अब हम लोग थोड़ा सा बस वैसे परिधीय तंत्रिका तंत्र है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और किसको कहते हैं, क्या मिला करके बनता है, इसके बारे में जानते हैं। ओवरऑल ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। आपको पता है कि जब आप यानी ब्रेन 12 पेयर्स नसें निकालती हैं, उस नस को 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड निकालती हैं, इस नस को, इन सभी को मिला दिया जाता है, इन सभी को कलेक्टिवली तब हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इन सभी को मिला करके कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा बात आप सभी को? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो बाहरी से मतलब बाहरी से कंट्रोल करता है। तो सारे बात बाहर से मतलब बाहर से फैला हुआ होता है और बारी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप बस इतना याद रखो कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनता कैसे है। जब 12 पेयर्स और 31 पेयर्स मिलकर के 12 और 31 पेयर्स नसें जब मिलती हैं स्पाइनल कार्ड की और ब्रेन की, तो उसे आप बोलते हो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। एक चीज याद रखना, मैं यहीं पे एक चीज और बता दूं आप लोगों को। जो कार्पोरा होता है वो वृद्धि अवस्था में कम होने लगता है धीरे धीरे, जिससे आपको पता है कि जब कोई वृद्ध हो जाते हैं व्यक्ति तो उसे अच्छे से दिखाई, यानी वो किसी भी चीज को अच्छे से पहचान नहीं पाता है, क्योंकि कार्पोरा उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और उस इंफॉर्मेशन को उसके ब्रेन यानी सेरिब्रम तक नहीं पहुंचा पाता है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। और आते हैं बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड का एक फिगर है यहाँ पे, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपका यहां से लेकर के अंदर से, ये देखिए पूरा ये आपके इसके अंदर से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए आपका ये स्पाइनल कॉर्ड गया होता है। यहाँ पे देखिए आर पार, ये तो ये पूरी रीढ़ की हड्डी है, यहां पर ये गया होता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ये हो गई ब्रेन के बारे में। एक आता है, एक लास्ट यही है, लास्ट स्लाइड, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ये किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र है? ये इस प्रकार का तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिस पर हमारा और आपका किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सारे बात, अब ये बनता कैसे है? ये उन अंगों को नियंत्रित करता है, ये उन अंगों को नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कार्य करते हैं, नहीं करते हैं। बेटा नहीं लिख लेना आप लोग। जो हमारे इच्छा के मतलब हमारे इच्छा के आधार पर यानी हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, ये उन ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जैसे सर जी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट है, क्या आप उसको रोक सकते हो या बढ़ा सकते हो? वो आपकी बस की बात नहीं है। समझ पा रहे बात? आपके आहार नाल यानी श्वसन में जो प्रोसेस होती है, श्वसन में जो प्रोसेस होती है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाता है कंप्लीटली, वो आप रोक नहीं सकते हो। समझ पा रहे बात? आपकी बस की बात नहीं है। श्वसन लेना, सांस लेना, ये कौन कंट्रोल करता है? दिल का धड़कन, आहार नाल में कर्माकुंचन। जब आप भोजन कर लेते हो, भोजन करने के बाद में आप उसको निगलते हो, उसके बाद में कोई मेहनत करते हो क्या? वो ऑटोमेटिकली सब पूरी प्रोसेस की कोई चीज और अंदर से ना आप अलग अलग चीजें कर रहे हो, कुछ नहीं ना, सब चीज वो ऑटोमेटिकली वो टेबल करता रहता है कर्माकुंचन के द्वारा, वो भोजन आहार नाल में पूरे। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, अनुकंपीय तथा परानुकंपीय क्रिया को भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अच्छा सर जी, ये बताइए कि अनुकंपीय और परानुकंपीय क्रिया क्या होती है? बताएंगे आप ऐसे समझिए।
कि कोई शमशान घाट है और उसके बगल से रोड निकली हुई है और आप अकेले 12 बजे रात में उस साइड से जा रहे हैं, ठीक। तो आप जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो आपको पायल की आवाज सुनाई देने लगी, और जब पायल की आवाज सुनाई देने लगी तो आपका रोंगटा खड़ा हो गया, आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। कुछ दूर और गए आप तो वो पायल की जो आवाज है वो आपकी तरफ ही आ रही है, मतलब आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपकी तरफ आ रहा है। और जब और पास में गए तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी, आपके कंपन होने लगा हाथ पैर में, आपका मुख सूखने लगा, और वो आकर के मान लीजिए आपके पीठ पे पीछे से आकर के हाथ रख दिया, तब तो मुंह भी सूख गया है। फिर वो आपने तो जब मुंह सूख गया, धड़कन बढ़ने लगी, तो ये आपकी अनुकंपीय क्रिया हो गई। ये कौन सी क्रिया हो गई? अनुकंपीय क्रिया हो गई, ठीक। आपकी थरथराहट होने लगी, इवन टॉयलेट ना हो जाए तो अलग की बात है डर के कारण से, लेकिन आपने जब घूम के इसे देखा तो तुमने कहा ओ तेरी तो, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिससे तुम मिलने जा रहे थे रात में, स्वीकार्य बात। तो वो आप एकदम आप रिलैक्स हो गए, आपकी बॉडी एकदम क्या हो गई, डर से यानी भय से जो था भय आपके अंदर वो खत्म हो गया। दिस इज नोन एज परानुकंपीय क्रिया। तो अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया, इनमें आप अंतर समझ पाए? यानी दिल का धड़कन बढ़ जाना, हाइपर हो जाना, कोई मतलब मेटाबॉलिज्म भी आपका उस समय पे बढ़ जाएगा, तो ये आपकी अनुकंपीय क्रिया होगी। और आप जब वही चीज को रिलैक्स कर लिए, यानी रिलैक्स में आ गए, नॉर्मल आ गया, तो वही क्रिया क्या हो गई? परानुकंपीय क्रिया होगी। तो आई होप आपकी ये चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, पूरा डिटेल में मैंने बताया है ब्रेन के बारे में और हर चीजों के बारे में। अब आपका जिम्मेदारी होता है, अब आपका जिम्मेदारी होता है कि आप लोग हर जगह शेयर करें, अपना स्टेटस पे लगाएं, अपने छोटे भाई जो हाई स्कूल में है, जो बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पास में भेजें। आप लोग विश्वास मानिए, जितने अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूं शायद कहीं आपको मिले, ठीक है ना। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, स्कॉलर विद शिवाकांत, स्कॉलर विद शिवाकांत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें जिससे उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा, ये पढ़ने के बाद में आपको जितने भी ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है, क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड कीप एंजॉय, कीप प्रैक्टिसिंग। इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग्स डिपेंड्स योर एफर्ट, ठीक है ना। एवरीथिंग्स डिपेंड्स योर एफर्ट, आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू, चलिए मिलते हैं, जय हिंद।